मेरा स्मॉल दिख रहा है। एक मिनट, हाँ मैं हूँ, इधर ही हूँ। चलो चल वी स्टार्ट। वेरी गुड। और थोड़े से लोग चाहिए मुझे, मीटिंग में कम है। ये कौन है भाई? मास्टर क्लास करके कोई तो भी आया है शायद, जिसने हाथ ऊपर किया है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पैनलिस्ट का ऑप्शन, दे दिया। यस, मास्टर क्लास को पैनलिस्ट बना दिया गया है। यस, मास्टर क्लास आ गया पैनलिस्ट में। थैंक यू। चलो शैल वी स्टार्ट नाउ। अभी भी किसी का हाथ ऊपर है, ये कौन है? नुमान, नुमान शेख, प्लीज लोअर योर हैंड। मिस्टर नुमान शेख, प्लीज लोअर योर हैंड। थैंक यू। और दो लोगों के हाथ ऊपर हो गए। कौन है भाई? सोहम, अद्वैत ठाकुर, हो गया। हाथ नीचे करो। अद्वैत ठाकुर एंड सोहम, गुड, धन्यवाद। सर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए क्या 4th से? नहीं, पता नहीं, आप अपने एडमिन से पूछ सकते हो। वाई सर? क्योंकि क्लासेस को अभी तक परमिशन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, सिर्फ स्कूल को दिया है। तो अभी क्लासेस वाले आंदोलन कर रहे हैं शायद। सर कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, बराबर। कॉलेज और स्कूल को दिया है परमिशन, क्लासेस के लिए अभी तक पता नहीं क्या है। चलो लेट्स नॉट डिस्कस दिस, स्टॉप करो ये बातें। जब कभी भी ऑफलाइन होगा तो हम बता देंगे। रोडोफ आईसी ऑन रॉक्स। आदित्य क्या हो गया? दैट आई डोंट नो बुशरा, वो आप देख लो यार एक बार। आप अपने एडमिन जो है ना आपके, उनसे बात कर लो तो दे विल बी एबल टू टेल यू। ठीक है, बेटर इज दैट। अच्छा हाँ, बैकग्राउंड आई नो, ये मेरा ये है रे, मेरा मैक का स्क्रीन, क्या बोलते उसको तुम लोग, स्क्रीन के ऊपर रखा हुआ है मैंने। दैट इज ब्यूटीफुल, आई नो। ओके, कोई तो भी और एक स्टूडेंट आया है जिसको चाहिए माइक का ऑप्शन, दे दिया, डन। चलो श्रीपाद, चलो शैल वी स्टार्ट। यस, डेस्कटॉप का पिक्चर है वो, व्हाटएवर, वॉलपेपर, गुड। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। नुपुर, क्या हो गया नुपुर? ओके, द नेक्स्ट यूनिट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर। अभी चैप्टर का नाम सामने ही है। अच्छा, इसमें ना 3 अलग अलग चैप्टर्स है। पहला आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके बाद आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स। सो दैट विल कंप्लीट योर दिस पर्टिकुलर यूनिट एज वेल। ओके, तो उसमें से पहला चैप्टर ये यूनिट का हम लोग चालू कर रहे हैं, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो अभी इसके बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बिकॉज यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन योर ग्रेड 9 and 10 स्टैंडर्ड।
ठीक है, मेजरली मोस्ट ऑफ दिस सेक्शंस दे हैव इट इन ग्रेड 9. आई थिंक एसएससी में इट इज इन ग्रेड 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 7 या 8 में है. सीबीएसई और आईसीएसई में इट इज कंफर्म इन ग्रेड 9. सो यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन ग्रेड 9. So what we are going to do is that we are going to study it further. थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. Yes, 8th standard में SSC में है. So we are going to further study it in detail. Now, as you can see here in this GIF, you can see the actual cell division taking place. How the cell division is taking place here, how the chromosomes are getting separated, and then the cell division is taking place. तो ये सब आपको दिख रहा है. This is how the cells are seen. This is a prokaryotic cell. ठीक है, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज हो रहे हैं. दैट कैन बी सीन. वैक्यूल्स आप देख सकते हो कि वो एक्टिविटी कर रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनी स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी, या फिर कुछ भी हम लोग बात करते हैं, तो वी ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक. ओके, बेसिक से हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ती है. सो नेचुरली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट द सेल इज, हु डिस्कवर्ड सेल, what is the cell theory. सेल theory क्या था वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे. और उसके बाद then we are going to understand in detail the types of cells. तो types of cells के बाद then we are going to understand the organelles which are present within the cell, the different structures of the cell, what is their structure, what is their function. ठीक है, तो ये सब हम लोग ये पर्टिकुलर चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स ऑफ द सेल. अभी ये तो सब लोगों को पता है कि सेल का डिस्कवरी कहाँ से और कैसे हुआ. Now, the basic unit of all the living organisms is the cell. And as we all know that the group of cells will come together to form a tissue. Correct? The group of tissues will come together to form what? They will start forming the organ. The group of organs will come together to form the organ system. And the entire organ system will form the entire organism. ठीक है, तो पूरा ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ आ जाते हैं, तो ऐसा एक नाइस एंड ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म बन जाता है विथ अ 2 एंटीना लाइक दिस. ठीक है, आई एम जस्ट जोकिंग. पिक्चर में वैसा है, इसके लिए बोल रहा हूँ. किसी को एंटीना नहीं होता है. ओके, सो द एंटायर ऑर्गेनिज्म विल बी फॉर्म्ड हियर. तो ऐसा बनेगा. यस, छोटी मस्त एकदम, वेरी क्यूट बेबी. नाउ we are not going to understand the organ systems या फिर organisms or whatever, but we are going to start with the cell here. So let us understand as to why cell is called as the basic structural and functional unit of life, and who discovered the cell. We call this a structural and functional unit of life because it is believed that every living organism starts its life as a single cell. But imagine an era स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया है. सर किसका? नुपुर, विच मॉड्यूल पार्ट? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो मैं शाम को ले रहा हूं, और वो भी औरंगाबाद के बैच के लिए ले रहा हूं. नुपुर, ठीक है, बीच बीच में ऐसे कुछ भी क्वेश्चन मत पूछो यार. हाँ, ओके. नाउ इमेजिन एन एरा जब ये कुछ पता नहीं था. पीपल डिडंट न्यू कि व्हाट हाउ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट दिस ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ. ये अगर किसी को पता, सर पर टॉपिक सेल आया है शाम के बैच के लिए, मतलब सर पर टॉपिक सेल आया है शाम के, वहां तो सेल ही तो पढ़ा रहे हैं ना हम लोग. सेल ही तो पढ़ रहे बेटा. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यूज, ये सेल है. पता नहीं तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आई एम गोइंग बाय द वे इट इज देयर. करेक्ट, तो अभी सेल चालू कर रहा हूँ, शाम को भी मैं ही लेने वाला हूँ, तो मैं शाम को कंटिन्यू करूंगा. भूल गई नूपुर तू? वेंसडे को मेरे 2 लेक्चर्स होते हैं. सुबह एक लेक्चर होता है, शाम को एक लेक्चर होता है. फिर फ्राइडे को मेरा सुबह एक लेक्चर होता है तुम सबके लिए. फिर फ्राइडे को शाम का जो लेक्चर होता है, इट इज ओनली फॉर औरंगाबाद एंड वुडरिच पीपल, where I continue with the second track. सब भूल गए. एक हफ्ता गैप गया तो सब भूल गए, है ना नूपुर? हाँ नहीं सर, बूढ़े हो गए तुम लोग सब, अभी से भूल रहे हो.
चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री। इमेजिन एन एरा जब सेल के बारे में या ऐसा कुछ भी नहीं था, पीपल डिडंट न्यू कि हाउ एंड व्हाट दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ। सब लोग दिख रहे, सब ऑर्गेनिजम्स दिख रहे, बट दे डोंट नो कि फ्रॉम वेयर दीज ऑर्गेनिजम्स आर डेवलप। ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज वन साइंटिस्ट जिसका नाम था सर रॉबर्ट हुक। अभी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो रहा था साइमल्टेनियसली। माइक्रोस्कोप के साथ जैसे अच्छा अभी इसमें क्या था ना, ऑल साइंटिस्ट वेर लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस माइक्रोस्कोप इज, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना खुद का माइक्रोस्कोप ढूंढना चालू किया। अच्छा अभी इसका पर्पस क्या था? द पर्पस ऑफ दिस माइक्रो or rather microscope was just to understand and know how the microorganisms or very minute organisms which cannot be seen through the naked eye, can we see them? तो यहाँ पे किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Get in this? तो everyone was busy, जितने भी साइंटिस्ट थे, वो रॉबर्ट हुक हो, एंटन वॉन लिवेनॉक हो या फिर और कोई हो, they were all developing their own microscope and they were interested in proving their fact that the microscope which they have invented is proper, right? तो ये दिमाग में उनके था। So they were never bothered about कि ये क्या होता है और कैसे होता है, right? And then of course Robert Hooke was one scientist who discovered cell, or rather who gave the name as cell for the first time. But we have this scientist whose name is Anton von Leeuwenhoek. So he saw everyone discussing, and in spite of buying, he made his own microscope. ठीक है, इसने ना अपना खुद का ये सब लिखो मत, अपना खुद का माइक्रोस्कोप उसने निकाला। सो दिस इज हाउ द माइक्रोस्कोप इज सीन, द वन विच वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लिवेनॉक। तो इन्होंने ये माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया एंड देन ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द गम स्क्रैपिंग्स। लिवेनॉक ने क्या किया? लिवेनॉक started observing the gums scrapings under the microscope, and then he observed that there are very minute small structures which are seen. जो गम्स का जो स्क्रैपिंग उसने लिया था, वो गम स्क्रैपिंग्स के स्क्रैपिंग्स पे उसको बहुत सारी छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स मिले। So the first man to witness a live cell under microscope is Anton von गम स्क्रैपिंग्स का मतलब ये गम्स रहते हैं ना हमारे, उसको ऐसा स्क्रैच करके फिर उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर उसने रख दिया, एंड देन ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग इट अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी माइक्रोस्कोप का जो टेबल रहता है या स्लाइड रहता है उसके ऊपर उसने रख दिया उसको। नो, यू जस्ट हैव टू राइट दिस वन। The first man to witness live cell under microscope is Anton von Leeuwenhoek. Whatever is the spelling, एक बार स्पेलिंग देख लेते हैं, मेरा स्पेलिंग का बहुत लोचा है। हाँ, LEE, Anton van Leeuwenhoek is the name of the scientist who for the first time observed the living cells. और कहाँ ऑब्जर्व किया? गम स्क्रैपिंग्स। अरे गम स्क्रैपिंग मतलब ये गम है, ये दांत जिस पे अटैच होते हैं, तो उसका ऐसा स्क्रैप निकाल के उसको स्लाइड पे रख दिया है, एंड देन यू ऑब्जर्व दैट। ठीक है, सो ये पॉइंट सिर्फ इतना ही लिखो। सो डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज डन बाय रॉबर्ट हुक। फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व्ड बाय एंटन वॉन लिवेनहॉक। अभी मैं बोल रहा हूं मधुरा, राइट डाउन दिस। क्या लिखना है आपको? You have to, we also did this, yes, you have to write this. The first man to witness a live cell under a microscope is Anton von Leeuwenhoek, Anton van Leeuwenhoek. And he observed, what he observed? He observed the gum scrapings. ठीक है, इसने गम स्क्रैपिंग्स को ऑब्जर्व किया था। जस्ट राइट दिस डाउन। ठीक है, फिर उसके बाद उसने फिर ह्यूमन स्पर्म्स को ऑब्जर्व किया, फिर बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया, फिर आरबीसीज को ऑब्जर्व किया, तो आगे चल के वो ऑब्जर्व करते गया। ठीक है, सो बहुत सारे अलग अलग सेल्स को उसने फिर ऑब्जर्व किया, एंड ऑल दी सेल्स वर द लिविंग सेल्स।
सो लिविंग सेल्स को सबसे पहली बार ऑब्जर्व करने वाला ये था. ओके, बट देन वी हैड दिस साइंटिस्ट हुज नेम इज रॉबर्ट हुक. In the year 1665, Sir Robert Hooke discovered this particular structure. So he was observing the bark of a tree or a cork of a tree under his self-designed microscope. इसने भी अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था. And under his self-designed microscope, he was observing. Can you see this bark of a tree or a cork of a tree? So he took a slice of a bark of a tree and then he was observing it under the माइक्रोस्कोप. लास्ट स्लाइड, कौन सा लास्ट स्लाइड? ये वाला, दिस वन सर इसके पहले वाला. इसके पहले वाला, दिस वन. डन सर. ओके, सोफिया हो गया? यस सर. चलो अभी ये थ्योरी तो आपको पता है. एंटन वॉन लीवेनहॉक का थोड़ा सा शायद किसी सेक्शन में था, किसी सेक्शन में नहीं था. सो जस्ट रिमेंबर, एंटन वॉन लीवेनहॉक फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द लिविंग सेल. लेकिन सेल का जो एक्चुअल डिस्कवरी है, इट वाज डन बाय रॉबर्ट हुक. वो भी डिस्कवरी यानी कैसे एक्सीडेंटल है, यानी उसने द पर्पस ऑफ this entire experiment was to prove the fact that the kind of microscope which he has made is correct. Okay, and for that what he was doing, he was observing a slice of a tree or a bark of a tree, slice of a bark of a tree under his self-designed microscope. And what he observed that there are many small rooms with many small pores. तो ऐसे छोटे rooms मिले उसको, and they appeared like a honeycomb. ये honeycomb की तरह दिख रहे थे. ठीक है? So that he remarked looked like the walled compartments a monk would live in. तो उसको ऐसे लग रहा था कि छोटे कंपार्टमेंट्स है जिसके अंदर शायद मॉन्क भी रह सकते हैं. सो दैट इज व्हाट ही ऑब्जर्व्ड. एंड व्हेन ही ऑब्जर्व्ड दिस, and because he observed that there are many small compartments, and the small compartments in Latin is known as the cell. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल. सो इट appeared like a honeycomb. तो ऐसे दिख रहा था उसको. Okay, and because it appeared like a small compartment, therefore he gave the name as cell. Cell is a Latin word. In Latin, basically cell is nothing but the empty room or compartment, small compartments. Okay, जैसे जेल होता है ना, जेल, उसमें भी सेल होता है. जेल में जो छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक पूरा जेल है और वो जेल में छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल. ठीक है, सो इट्स अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन अ जेल कॉल्ड एज द सेल, राइट. तो ऐसा ये अलग टाइप का. अच्छा, ये क्या था? सो ही वाज ट्राइंग टू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर बार्क ऑफ अ ट्री, व्हिच ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो, बार्क ऑफ अ ट्री यानी बाहर का पेड़ का कवरिंग होता है. सो दैट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ डेड सेल्स. तो छोटे उसको कंपार्टमेंट्स मिले, मतलब द सेल्स वर डेड एंड द साइटोप्लाज्म वाज लॉस्ट. तो इसके लिए उसको ऐसे एम्प्टी रूम्स मिले. एंड ही डिडंट न्यू व्हाट द स्ट्रक्चर्स आर. सिर्फ छोटे कंपार्टमेंट्स की तरह दिख रहा था करके उसने नाम दे दिया सेल. बट ही वाज नेवर इंटरेस्टेड इन सेल. He did not observe different types of cell. He was just interested in knowing and proving the fact that whatever microscope which he has made is perfect, and he can observe many things, many small things which cannot be observed by normal naked eyes. तो उसका पर्पस ही वो था कि माइक्रोस्कोप मेरा सही है प्रूव करना. अदरवाइज ही वाज नेवर इंटरेस्टेड इन द सेल. तो एक्सीडेंटली उसने उसको नाम दे दिया सेल. ही डिडंट न्यू कि लेटर ऑन सेल विल बिकम सच एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. करेक्ट. जिसके ऊपर काम किसने किया? फिर दूसरे साइंटिस्ट ने किया. जैसे रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया डेड सेल्स को यानी डेड टिश्यू को, वैसा फिर लीवेनहॉक ने ऑब्जर्व करना चालू किया लिविंग टिश्यू को. तो इन्होंने डेड सेल्स का डिस्कवरी किया या फिर ऑब्जर्व किया, लीवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया. बट दे जस्ट ऑब्जर्व्ड इट. They did not describe the different types of structures which are present within the cell. Okay. Now, the study of cell is known as the cytology.
right? It is called as the cytology. Kaitos मतलब hollow vessel, logos मतलब to disclosure or study. ठीक है? So study of cells is known as the cytology, which of course is a branch of cell biology. ठीक है? सेल बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच आता है, दैट्स कॉल्ड एज द साइटोलॉजी. अच्छा, सेल बायोलॉजी में क्या क्या आएगा? तो इसमें आएगा सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, functions of different organelles. Some organelles will have, for some organelles or some structures we are going to understand their chemical composition, ये बनता कैसे है, and of course the growth. ठीक है? How it is responsible for the growth. अच्छा, सेल की वजह से ग्रोथ होता है, तो कैसे होता है? Can anyone tell me how cells will be responsible for the growth? Cell division. Very Cell fantastic. division. Yes, so it is basically by the cell division. When the cell starts multiplying, it helps in, yes, perfect Diya, mitosis. So with the help of mitotic cell division, the organism will grow. तो उसका growth होना चालू हो जाता है. Okay, so this is how we have the understanding of the cell. And cell of course will be responsible for the genetics as well as the reproduction. Genetics because nucleus के अंदर chromosome होता है and chromosome contains the genes. And of course reproduction में भी काम में आएगा. Reproduction के लिए we require a very important specialized cell division, and that's called as meiosis. So with the help of meiosis only reproduction is possible. यहाँ तक ठीक? किसी को कुछ डाउट्स, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, तकलीफ, परेशानी? Shall we move ahead? सब लोग सो रहे क्या? हाँ, चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा अभी सेल थियरी की तरफ पढ़ते हैं. नाउ इन द ईयर 1831 देयर वाज वन इंग्लिश बोटैनिस्ट हुज नेम वाज रॉबर्ट ब्राउन. ओके, प्रसन्ना पुराणिक हैज रेज्ड द हैंड. क्यों? क्या हुआ? प्रसन्ना ने वापस नीचे कर लिया, पता नहीं क्या हो गया उसको. एनीवे, द नेम ऑफ दिस पर्सन इज रॉबर्ट ब्राउन. Okay, now he was also observing the cells under the microscope and he discovered the nucleus. ठीक है? The one who discovered the nucleus is the Robert Brown. Correct, खुशी? So this is another MCQ है ये. So ऐसे MCQs आते हैं. First living cell was observed by whom? First living cell was observed by Anton von Leeuwenhoek. very good. The cell was discovered by Robert Hooke. nucleus was discovered and named by Robert Brown. Robert Brown. हाँ, तो ये सब टर्मिनोलॉजी, ये सब नाम आपको याद रखने हैं. दिस इज हाउ वी नीड टू रिमेम्बर दिस. ओके, नाउ एज आई सेड, धीरे धीरे अभी क्या हुआ ना, पीपल दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वो पढ़ने लगे, एंड देन दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल. And then came the important concept called as the cell theory, which was given by these three scientists. One was M.J. Schleiden, the other one was Theodor Schwann, and the third one was Rudolf Virchow. ये तीनों ने मिलकर एक सेल थियरी बनाया. बैक स्क्रीन चाहिए, किसको चाहिए? वैष्णवी एंड सोनाली, ये वाला. Yes, sir. मेरे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आता है क्या? Yes, sir. है ना, खटैक खटैक खटैक. There is one construction going on just behind my office. Done, sir. Done, sir. देखते हैं अमन किसने क्या डिस्कवर किया. 3 साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर बनाया एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सेल थ्योरी. नाउ इन द ईयर 1838 मैथियस श्लेडन, जैसे मैंने बताया एमजे श्लेडन, मैथियस श्लेडन हु वाज अ बोटैनिस्ट, ये बोटैनिस्ट था. सो ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द प्लांट. ओके, प्लांट्स के स्पेसिमेंस इन्होंने ऑब्जर्व करना चालू किया. एंड देन सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है शायद. इज माय वॉइस ब्रेकिंग? No, No, sir. sir. No, sir. परम, No. तेरा नेटवर्क का इशू है, आप नेटवर्क देख लो एक बार. ओके, मैथियस श्लेडन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन द ईयर 1838. 1831 में क्या हुआ था? Nucleus. Nucleus was discovered. Nucleus Nucleus was का डिस्कवरी हुआ. discovered. वेरी गुड. 1838 में
he was one person, Matthias Leden, जिन्होंने he started observing the plant specimens and then he came up with an idea that all the plants, they are made up of the cell, and cell is the basic functional, structural and functional unit of the plants. So he concluded that the plants are made up of cells. Okay. Yeah, when I say specimen, matlab proper specimen which will help him to observe the tissue under the microscope. Started composed kinds of plants and observed. Yeah. क्या चाहिए लास्ट स्लाइड? मीनल को लास्ट स्लाइड चाहिए. मीनल कौन सा लास्ट स्लाइड बेटा? ये नहीं, और लास्ट ये बुशरा. चलो ये हो गया. मीनल. Yes, sir. So he concluded that all the plants are made up of cells. ये इन्होंने conclude किया. चलो प्लांट के ऊपर किसी ने काम किया तो नेचुरली एनिमल्स के ऊपर भी तो काम करना जरूरी है. So in the year 1839 we had one more scientist whose name was Theodor Schwann. अभी इन्होंने क्या किया? He started observing the animal tissue. ठीक है? The zoologist who examined all the living beings. तो animal tissues को इन्होंने observe करना चालू किया, and he also said the same thing that all the animals are made up of the cells. ठीक है? तो सारे के सारे animals, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इवन नर्व सेल का थोड़ा सा डिस्कवरी, नर्व सेल में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है while discovering this particular nerve cell, right? तो ये सब इन्होंने कंक्लूड किया. तो दोनों का कंक्लूजन एक ही था. एक ने प्लांट्स के लिए बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, दूसरे ने एनिमल्स के लिए बोला ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट केम दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल, एंड सेल इज कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सर प्लीज लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड. सर ये साइंटिस्ट का नाम बताओ ना. ये साइंटिस्ट का नाम है थियोडोर श्वान. Yes, we also have Schwann cells in neurons. Correct. अमन, गधो प्रसाद, शेजवान नहीं, श्वान. इसको तो खाने की पड़ी रहती है. ये लगता है मेरे ख्याल से अमन बहुत मोटा रहेगा. खा खा के मोटा हो गया. डन हो गया ये. Yes, sir. So दोनों ने मिलकर एक कॉमन कंक्लूजन लाया that all the plants and animals, they are all made up of the cell. Okay, सारे के सारे plants और animals सेल से बनते हैं. लेकिन फिर ये प्रॉब्लम कहाँ आया? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये सारे डिस्कवरीज को इसको थोड़ा सा अपोज किया. You know why? Because they said ठीक है, all the cells, all the plants and the animals or all the organisms are made up of cell. लेकिन फिर पहला सेल कहाँ से आया? फिर ये सेल आता कहाँ से है? अगर ये सारे एनिमल सेल से बनते हैं तो नया सेल कहां से आता है? तो उसके लिए वी हैड वन मोर साइंटिस्ट, द वन हु वाज थिंकिंग अबाउट दिस, हुज नेम वाज रुडोल्फ विर्चॉव. अभी इन्होंने क्या बोला? व्हाट ही सेड दैट ऑल द सेल्स दे अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, which means omnis cellula a cellula. It's a, I think it's French language, right? Omnis cellula cellula, right? It's a French sentence, I guess. And then this means all the cells, they arise from a pre-existing cells. तो तीन थियरीज आ गए, यानी तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आ गए. रादर अलग अलग थे लेकिन दो ही बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन तीन रहते हैं. सबसे पहला आता है ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन प्लांट्स. All the animals are made up of cells and blah 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 blah, and then all the cells, they arise from a pre-existing cell. करेक्ट? तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉव. लेकिन ये तीनों है ना कभी ये नहीं बता पाए कि पहला सेल, यानी चलो एक सेल प्रीवियस सेल से आया, फिर वो सेल प्रीवियस सेल से आया, फिर वो सेल प्रीवियस सेल से आया, फिर वो सेल प्रीवियस सेल से आया, तो मतलब पहला वाला सेल आया था कहाँ से आया था? तो पहले सेल आया था क्या कि कुछ और स्ट्रक्चर था? तो ये बहुत बड़ा थियरी है, एवोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे. तो वो उसमें ये यहाँ पे ये साइंटिस्ट उसके बारे में कुछ सोच नहीं पाए. नीदर दे कुड गिव कंक्लूजन ऑन दैट फैक्ट. लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट, यू कैन से लैंडमार्क डिस्कवरी है
रुडोल्फ विर्चॉव का ईयर भी आई थिंक इट इज 1839 या फिर 1839 या 1840 है, ठीक है, सेम ईयर है। Sir, in NCERT it is given 1855. कितना? 1855. 1865 55. 55, अच्छा 1850। कहां से बोल रहा है तू, कौन बोल रहा है ये? Sir, हाँ, sir, ऐसा लग रहा है तू पता नहीं कहाँ कोने में या किसी रूम में उसको तुझे तेरा मुंह दबा के रखा है या मुंह पे पट्टी बांधी और फिर भी तू चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा तेरा आवाज आ रहा है। क्या हो गया? आर यू ओके? yes sir. हाँ, तो तेरी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? सर लगता है माइक का प्रॉब्लम है मेरी। कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है माइक का। ऐसा लग रहा है कि तुझे किसी ने तेरे मुंह पे पट्टी बांध रखी है, तुझे बांध के रखा है और तू बेचारा फिर भी चिल्ला रहा है पढ़ाई करने के लिए। तो ऐसा मत कर भाई, माइक देख ले तेरा। सर, हाँ, रूडोल्फ ने कंक्लूजन कब दिया था? अभी ये 1855 ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, मतलब आफ्टर वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मेरे ख्याल से, लेकिन 1855 नेट पे देखा होगा इन लोगों ने सबने 1855 नो सर, एनसीईआरटी में दिया है किया है। वेरी गुड। रुडोल्फ विर्चॉव का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि टेंशन नहीं आएगा। सो 3 इयर्स कौन कौन से? 1838, 1839 एंड 1855। ये प्लांट के लिए स्टडी, यहाँ पे एनिमल का स्टडी, और यहाँ पे ये वाला स्टडी। ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। That's why we enjoy ourselves as lectures, study with the fun. I know सानिका। चलो गुड। तो ये इंपॉर्टेंट थियरी आया, ठीक है। सो तीन इंपॉर्टेंट, एक्चुअली इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कौन कौन से? सबसे पहला पॉइंट आता है ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। Second point is all the living organisms are made up of cell. Second point is all cell is considered as the basic structural and functional unit of life. ये second point. और तीसरा point आता है all the cells they arise from a pre-existing cells. 3 point समझ में आए? पहला point कौन सा? All the organisms are made up of cell. Very good. दूसरा point, cell is the basic फंडामेंटल यूनिट। वेरी गुड। बेसिक, अरे बैकग्राउंड की आवाज आ गई। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और तीसरा पॉइंट आता है ऑल द सेल्स दे अराइज फ्रॉम। ठीक है, अभी इसमें ये झगड़ा हम लोग नहीं करेंगे अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया, क्योंकि वो बाद में करेंगे, नेक्स्ट ईयर आएगा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन पहले आया था, अंडा पहले आया था कि मुर्गी पहले आया था। ठीक है, चलो आगे। नाउ देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ टाइप के सेल्स मिलते हैं। देयर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच डज नॉट हैव देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन, जिनका अपना खुद का फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, मीनिंग, अच्छा कोई भी सेल, सपोज अगर ये सेल है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि ये एक पूरा ग्रुप ऑफ सेल्स है। अभी ये ग्रुप ऑफ सेल्स में से ना टिश्यूज बनने वाला है। सो मीनिंग कैन आई से कि अगर इसमें से अगर टिश्यू बनेगा तो नेचुरली क्या होगा कि सम ग्रुप ऑफ सेल्स, कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स, ये वाला ग्रुप ऑफ सेल्स आएगा जो एक टिश्यू बनाएगा, और शायद ये वाला ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर कोई तो भी एक टिश्यू बनाएगा, ये सेल से कोई तो भी एक टिश्यू बनेगा। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. लेकिन जब ये सेल्स डेवलप हुए तो ऑल द सेल्स वर सेम, राइट? सारे के सारे सेल्स कैसे थे? सेम। बाद में क्या हुआ? दे हैव स्टार्टेड टेकिंग अप देयर ओन फंक्शन। तो ये 4-5 सेल्स ने अपना खुद का फंक्शन लिया, इन्होंने अपना खुद का फंक्शन लिया, इन्होंने अपना खुद का फंक्शन लिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ? टिश्यू 1, टिश्यू 2, टिश्यू 3। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी गुड सानिका वालिम्बे, इट इज नोन एज सेल डिफरेंशिएशन। It is called as
cell differentiation मतलब when the cells they start taking up their own function, correct? तो उसको हम लोग बोलते हैं cell differentiation. So there are some cells which are yet to get differentiated, correct? तो ऐसे सेल्स का क्या होता है? तो देयर इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोन एज टोटीपोटेंसी. टोटोस का मीनिंग आता है एंटायर पोटेंशियल मतलब पावर, मीनिंग दीज आर द सेल्स व्हिच कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल. ठीक है, these are the cells which can get differentiated into any type of cells. Very good Bhakti. जैसे for example, अच्छा totipotent cells are also therefore known called as the stem cells. इसको हम लोग stem cells भी बोलते हैं. और ये आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको मिलेंगे umbilical cord, इधर मिलेगा आपको. देन जाइगोट बनने के बाद एक बॉल ऑफ सेल्स बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट. सो दिस इज ऑल्सो टोटीपोटेंट. ओके, दिस इज ऑल्सो टोटीपोटेंट सेल्स. रेड बोन मैरो में एक्चुअली टोटीपोटेंसी नहीं होता है, तो बोन मैरो का टेंडेंसी होता है वो, ठीक है. बट देन टिपिकल टोटीपोटेंट सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिनका काम क्या रहेगा? टू गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एनी टाइप ऑफ सेल. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज जैसे वी हैव दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में निकाल रहा हूं लाइक दिस. मुझे पता नहीं कितने लोग इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये वाले स्ट्रक्चर को. व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? अरे वाह, वेरी गुड, ब्रेन. वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने ब्रेन नाम दिया. गुड, थैंक यू, थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है. सो ये ब्रेन है. सपोज ये ब्रेन को हो गया ट्यूमर, ठीक है, ये ब्रेन में कहीं तो भी ट्यूमर है. ट्यूमर मतलब ऐसा कुछ आउटग्रोथ हो गया. सो ट्यूमर का सर्जरी होता है एंड ट्यूमर इज रिमूव्ड. तो सपोज अगर हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर ट्यूमर को रिमूव कर दिया, तो वहां पे दैट पर्टिकुलर सेल नीड्स टू बी रिप्लेस्ड. अभी ब्रेन सेल का प्रॉब्लम क्या होता है? ब्रेन सेल्स कैन नॉट multiply because they lose this ability to multiply because they do not have centriole. तो multiply नहीं कर सकते हैं वो. तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं? what is now done is these cells, totipotent cells और stem cells are implanted. तो ये stem cells को हम लोग एक या दो या तीन stem cells को उसके अंदर हम लोग implant कर देंगे. These stem cells will start working like a neuron. मतलब they will start taking up the function as per the surrounding. They develop into neuron and that tissue gets replaced. आजकल ये एक थेरेपी आया है, a very important discovery in today's world. Yes, stem cells are therefore preserved, जिसको हम लोग बोलते हैं stem cell banking. Stem cell bank ऐसा बोला जाता है, ठीक है. तो इसको प्रिजर्व किया जाता है in a particular temperature which is in -28 to 35. तो ऐसे टेम्परेचर में इनको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको प्रिजर्व करते हैं. स्टेम सेल बैंक्स हर सिटी में है. नो, पर्सन के बिहेवियर अफेक्ट नहीं होगा गौरव, क्योंकि उसने सिर्फ वो वाले जगह के स्टेम सेल्स को, न्यूरॉन्स को रिप्लेस कर दिया ना. सो इट विल फंक्शन एग्जैक्टली सेम. क्यों ऐसा कर पाया ये सेल? बिकॉज इट्स अ अनडिफरेंशिएटेड सेल. ये सेल ने अभी तक अपना फंक्शन लिया नहीं है, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेल. ठीक है, so they have a capacity to, so the basically totipotent cells are the one which can replace. Okay, ये replace कर देता है, differentiated into any type of cell, and thus they basically are responsible for development of a new tissue. तो नया टिश्यू exactly वैसे के वैसे बनना चालू हो जाएगा. ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है टोटीपोटेंसी का. एक मिनट, हाँ, हमारे यहाँ और एक सर आए हैं जिनको मुझे पैनलिस्ट का ऑप्शन देना पड़ेगा. जस्ट गिव मी अ टाइम. यस, डन. लंकेश सर, आपको भेज दिया मैंने पैनलिस्ट में. नहीं, अभी तक नहीं भेजा, अभी भेज दिया. आ गए? आ गए, गुड. See Bhakti, this is all expensive.
ये सब कुछ एक्सपेंसिव ही है, ओके क्योंकि ये मैकेनिज्म जैसे स्टेम सेल बैंकिंग में भी इट विल कॉस्ट यू इंडियन रुपीज में, इट विल कॉस्ट यू समथिंग इन द रेंज ऑफ, यानी अगर आप खुद स्टेम सेल बैंकिंग करना चाहते हो तो उसके लिए इट गोज इन द रेंज ऑफ फ्यू सेल्स के लिए, इट गोज इन द रेंज ऑफ सम नहीं इतना 1 करोड़ नहीं है, इट इज इन द रेंज ऑफ 25 to 30 या फिर 40 या फिर 50,000, लेकिन है वो बहुत महंगा। 1 या 2 सेल या कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू हम लोगों ने दे दिया हमारा, राइट तो वो मुश्किल यानी है ही एक्सपेंसिव, इसके लिए इसका ट्रीटमेंट भी एक्सपेंसिव है, ठीक है। सो टोटिपोटेंसी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग न्यूक्लिएटेड सेल to differentiate into any type of a cell and thus form a complete new organism. Correct? This is the definition of totipotency. So totipotency is यहाँ से शुरुआत करो, capacity of a living nucleated cell to differentiate into any type of cell and thus form a complete new organism. So this is the definition for the totipotency. इसको आप लिख लो। No, totipotency is seen. Totipotent cells are basically specific type of cells. सारे cells में नहीं होता है बेटा। Totipotency is a concept. उसमें से जो cells होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं stem cells. So stem cell is a type of totipotent cell. ऐसा है गौरव। And totipotency is not seen in all the cells, huh? हो गया लिख के? Yes, sir. बायो सर। Why? चलो नाउ अभी जैसे कुछ प्लांट सेल्स में मिलता है एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल, जो मैंने बताया ना, एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल कौन सा बताया मैंने, अब आपको नाम लिख के दिया था, इधर फिर से लिखता हूँ। Blastocyst. यस, इट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज द ब्लास्टोसिस्ट। एक मिनट ना जरा, जस्ट अ मिनट। ब्लास्टोसिस्ट सी क्या होता है ना, सेल प्रेजेंट इन, सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, मतलब वैष्णवी लॉट मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। जितने भी सेल्स आप पढ़ रहे हो ना एनिमल टिश्यूज में, वो सारे होते हैं ना, तो उसमें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है तो उसके जो सेल्स होते हैं तो सिंपल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, कॉलमनार सेल्स होते हैं, सिलिएटेड कॉलमनार होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, बहुत सारे। अच्छा, somebody is asking me what is blastocyst. So क्या होता है ना संजीवनी, we have a single cell here known as the zygote. Okay, now this zygote undergoes multiplication. एक मिनट रुको वैष्णवी, जर्म सेल्स, ये जाइगोट फिर मल्टीप्लाई होना चालू हो जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू अ बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ऐसा 16 सेल वाला स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोरुला, और उसके बाद एक 32 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, अ बॉल ऑफ सेल्स, दिस इज नोन एज द ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला के जो सेल्स होते हैं, दिस सेल्स आर नोन एज ब्लास्टोसिस्ट, ओके। yes of course न्यूरोग्लिया का ही ओवरग्रोथ रहेगा वहां पे, बट इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, राइट।
अच्छा, देर इज वन पर्सन, क्या नाम है उसका, वैष्णवी. वैष्णवी इज आस्किंग सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. तो वही है, स्टेम सेल्स है, जर्म सेल जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स होता है. सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स. ऐसे सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप के. ठीक है, सोमैटिक सेल्स आर ऑल बॉडी सेल्स which has mitotic cell division. Germ cells are only the reproductive cells which has meiotic cell division. ठीक है, सो ऐसा ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है टोटीपोटेंसी का. तो स्टेम सेल जो मैं अभी बोल रहा था आपको, स्टेम सेल्स होते हैं अलग अलग टाइप के. तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टेम सेल्स मिलेंगे. जैसे somebody was saying बोन होता है, सो बोन मैरो इज देयर, मैरोस्ट्रोमा करके एक आता है. तो अलग जगह पे आपको ये सारे स्टेम सेल्स मिलेंगे. But the one which can be easily preserved is the stem cells from the umbilical cord. ठीक है, so that can be easily stored. Somatic cells and stem cells में क्या, somatic cells मतलब body cells वैष्णवी, stem cell मतलब the one which is totipotent. Somatic cells हमारे differentiated होते हैं, मतलब उसमें अपना अपना फंक्शन रहता है. स्टेम सेल में देयर इज नो स्पेसिफिक फंक्शन, वो जहां पे इम्प्लांट रहेंगे वहां पे उनका फंक्शन चालू हो जाएगा. व्हाट इज द गैस्ट्रुला? गैस्ट्रुला इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ब्लास्टुला बेटा, जहां पे टिश्यूज बनते हैं. 3 टिश्यू बनते हैं ना जर्म लेयर्स, याद है क्या आप लोगों को? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सो दैट इज गैस्ट्रुला. अमन छोड़ दे, जाइगोट के बाद कुछ नहीं समझाना, जाने दे, टेंशन मत ले. लंबलिकल नहीं रे, अम्बलिकल कॉर्ड. Umbilical cord is a connection between the placenta and fetus. Placenta is developed in the mother's tissue, यानी यूटरस के अंदर. हाँ, मराठी में उसको नाड़ ऐसा बोलते हैं. करेक्ट सोफिया. स्टेम सेल इज अनडिफरेंशिएटेड, सोमैटिक सेल्स आर डिफरेंशिएटेड सेल्स. गुड, कंफ्यूज मत होना. सोमा का मीनिंग क्या आता है पता है क्या? सोमा, सोमा का मीनिंग आता है बॉडी. तो सोमैटिक सेल्स मतलब बॉडी सेल्स. क्लियर? So that is body cell. And then we have the reproductive cell, the one which is responsible for the reproduction. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call that as germ cells. ठीक है, एबरलैंड नाम के साइंटिस्ट ने ये टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट निकाला था. इसका नाम लिख के रखो कहीं तो भी. दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. रुको मैं हटाता हूं, मेरे जो ड्राइंग्स है वो मैं हटा देता हूं. This is the name of the scientist, Haberland. He for the first time discovered the totipotency का concept. लिख लिया? T silent या Haberland. चलो, सेल थियरी तो हम लोगों ने अभी देख लिया ये सारे साइंटिस्ट का. थियोडोर श्वान, देन मैथियास श्लेडन एंड देन सानिका घोड़के. क्या हो रहा है सानिका? मोबाइल तेरे जेब में है क्या? गई. हाँ, तो बार बार हाथ ऊपर कर रही थी, मुझे लगा मोबाइल तेरे जेब में है और तू घूम रही है कहीं तो भी. सो सेल थियरी के पॉइंट्स: ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. Then cell is the basic structural and functional unit of life, and all cells they arise from a pre-existing cells, and all cell contains genetic information which is passed on from one cell to the other during cell division. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. एंड सेल्स आर सेल्फ डिप्लीकेटिंग, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट्स, एंड सम सेल्स आर टोटीपोटेंट. ये पता है, सेल्फ डिप्लीकेटिंग मतलब अपने आप को वो सेल डिवाइड कर सकते हैं, डुप्लीकेट बन सकता है. सेल्फ कंटेन्ड यूनिट मतलब क्या? दे हैव देयर ओन ऑर्गेनेल्स व्हिच आर सफिशिएंट इनफ टू फंक्शन ऑन देयर ओन, एंड सम सेल्स आर गोइंग टू बी टोटीपोटेंट. तो उसमें से दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3. सेल थ्योरी के 3 पॉइंट, और उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ये 2 पॉइंट्स है. क्लियर? सो दिस इज द सेल थ्योरी. इसको आप अच्छे से लिख लो. प्लीज राइट दिस डाउन.
डन. No, sir. No, sir. Remaining. करो 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 फटाफट फटाफट फटाफट. Do it fast. इशिता. डन. सफोरा. सर ब्रेक कब मिलेगा? सफोरा फटके मिलेंगे तुझे आज, ब्रेक नहीं मिलेगा. मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी तक लेक्चर चालू ही नहीं हुआ. फिनिश्ड. Yes, sir. चलो. No, sir. Remaining. अरे कितना लिखोगे, एक बार लिखना है. नुपुर. नुपुर ने हाथ ऊपर किया. नुपुर. और कौन है? स्नेहा. स्नेहा हाथ नीचे कर. हो गया. एक बार लिखना है सिर्फ. Dancer. डांसर. मैं डांसर ही हूँ. Dancer. ओके. चल. Dancer. गुड. सो नाउ वी हैव सीन द सेल थियरी. डिस्कवरी किसने किया, कैसे किया, वो हम लोगों ने देखा. नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द सेल थियरी. सेल थियरी के लिए एक्सेप्शंस है, सेल के लिए नहीं, सेल थियरी के लिए. व्हाट आर द एक्सेप्शंस फॉर द सेल थियरी? जैसे फॉर एग्जांपल वायरसेस is an exception for the cell theory. Externally if you observe, they do not look like cells. बाहर से आपको सेल की तरह नहीं दिखेंगे because they do not have the structures which will be like cells. Internally have no cellular structures. Okay, internally they do not have any cellular. In fact, कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि वायरसेस को भी कुछ लोग cells बोल देते हैं, but they are not the cells. So virus is one exception for this cell theory. Then we have another, that is bacteria. Cell theory का exception. Externally somewhat look like cells, but internally they do not have typical true cellular structures, but we still call bacteria as a cell. तो उसको फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट ने डिवाइड कर दिया, जिसको हमने नाम दिया प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव सेल. ओके, लास्ट स्लाइड. ये लो लास्ट स्लाइड. डन. No. Dancer. आंसर. आगे बढ़ू. Yes, sir. Bacteria again externally somewhat look like cells but do not have true cellular structures. जो टिपिकल सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बैक्टीरिया में आपको, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मैटर, बाकी के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब इसमें नहीं मिलता है आपको, जैसे ब्लू एंड ग्रीन अलगी और ये सब आता है. सो दीज आर ऑल द बैक्टीरियाज. बट स्टिल बाद में हम लोगों ने इनको डिफरेंशिएट कर लिया इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ना, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ऐसे बन गया. Prokaryotic cells are the primitive cells, does not have well defined nucleus. Eukaryotic are the one which has the well defined nucleus. We have one more exception, which is the fungi. Externally resemble cells but internally they have a continuous cytoplasm and appear like a tubular. ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. म्यूकोर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, राइजोपस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है, वोचेरिया का है. ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ फंगाई. वोचेरिया बैंक्रॉफ्टी अलग, ये अलग है. ओके, वो W से था, ये V से है, वोचेरिया. राइट. So they have a continuous cytoplasm. Thread-like structures होते हैं and they will have a continuous cytoplasm. मतलब typical cell की तरह structures नहीं है. Okay, so these are all few exceptions to the cell theory. ये लो बैक्टीरिया का स्लाइड. Done. Then
हाँ, अमन को प्रॉब्लम है, अमन को मियोसिस कुछ समझा नहीं था, उसमें से 10th भी हमारा अच्छा गया नहीं सर, आप प्लीज मुझे हेल्प करोगे। अरे मियोसिस माइटोसिस अपने को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, डोंट वरी अमन, नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद जो रहेगा दैट इज द सेम, ओके। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो उसमें वही पढ़ना है अपने को, सिर्फ मियोसिस माइटोसिस, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, श्रावणी एंड ऑल, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। चलो, ये कुछ एक्सेप्शंस हो गए। Now there is one scientist in the year 1839, J.E. Purkinje. He coined the term for the first time as protoplasm. वैष्णवी को चाहिए पहला वाला स्लाइड, ये वाला स्लाइड फंगाई का वैष्णवी। चलो, गुड। नाउ J.E. Purkinje, क्या हुआ? क्या हुआ? भूषण, raise the hand. भूषण शिंदे, okay. Sir, only Vancomycin will be an exception under formula, right? Because only it has, yeah, correct, correct, Gaurav. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। J.E. Purkinje coined the term protoplasm. Protoplasm का मतलब क्या आता है? The entire cell, and he observed this for the first time in the cells of animal embryo. Animal के embryo का cells ये पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने protoplasm ये नाम पहली बार दिया। प्रोटोप्लाज्म सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, सिंपल लैंग्वेज में इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म, ओके। और साइटोप्लाज्म इज व्हाट? साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एज साइटोसोल, और उसके अंदर होते हैं सेल ऑर्गेनेल, तो दोनों मिलकर बनता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म विल इंक्लूड ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियोप्लाज्म विल इंक्लूड ऑल द न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब पूरा सेल जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। समझा? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो ये सब मिलकर बनता है आपका एक सिंगल सेल। सो बेसिकली साइटोप्लाज्म इज व्हाट? ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म पता है ना आपको, जेली लाइक सब्सटेंस, तो एक्चुअली जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज नोन एज साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर क्या आता है? सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म में इट्स गोइंग टू हैव ऑल द न्यूक्लियर मैटर, क्लियर? तो मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स, तो मतलब पूरा सेल हो गया। सो द एंटायर सेल इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। लेकिन ये टर्म पहली बार दिया था J.E. पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने, ओके। देन वॉन महल नाम का एक साइंटिस्ट था 1846 में, ही अगेन कॉइंड दिस टर्म प्रोटोप्लाज्म इन द सेल्स ऑफ प्लांट एम्ब्रियो। वो वाला किसमें था? एनिमल एम्ब्रियो। ये वाला किसमें है? प्लांट एम्ब्रियो। ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर एमसीक्यू, ओके। वॉन महल प्लांट एम्ब्रियो का स्टडी किया, J.E. पुरकिंजे ने एनिमल एम्ब्रियो का स्टडी किया। इज इट क्लियर? Yes, the entire cell is now called as the protoplasm. Correct, Aman? ठीक है? Now, the hereditary units which are passed down from parents to the children is known as the genes, and genes are present on the DNA. So this was for the first time given the name as chromosomes, क्योंकि DNA से बनता है chromosome, and this was given for the first time by the scientist Walder. वॉल्डर नाम के साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम ये टर्म पहली बार डिस्कवर किया, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ लास्ट स्लाइड। एक मिनट, लास्ट स्लाइड, ये लो लास्ट स्लाइड।
ठीक है, डन. Yes, sir. This is your current slide. This is in 1888. हो गया? No, sir. No, sir. 1 minute. No, chromosomes and genes are not same, beta. Huh? Genes is basically a unit of chromosome. और यूनिट ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा यूनिट ऑफ डीएनए, और डीएनए से फिर बनता है क्रोमोसोम्स. नहीं, इसने जीन्स नाम नहीं दिया. आई थिंक वॉल्डेयर ने क्रोमोसोम ये नाम दिया है. हेरिडिटरी यूनिट पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इज द जीन्स. जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए एंड डीएनए विल फॉर्म द क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम ये नाम पहली बार दिया था वॉल्डेयर ने. ओके, तो ये पूरा हमारा सेल का बेसिक्स, राइट. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड the cell size, shape, and then of course the different types of cells. किसी का तो भी माइक चालू है. कौन है वो? अमन. Sir, please take back Sorry, screen. sir. क्या हो गया? Somebody said something. किसी लड़की ने कुछ बोला. Sir, back screen. ये वाला. That means DNA is made up of genes and chromosome is made up of DNA. Correct, Vaishnavi. Actually, उसमें जीन्स का भी अलग कॉन्सेप्ट है. तो डीएनए का फिर जीन्स आर ऑल्सो टाइप ऑफ केमिकल्स ना. तो वो किससे बनता है? तो डीएनए का एक अलग यूनिट आ जाता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड वगैरह बोलते हैं. ठीक है, तो वो आएगा बाद में. न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है उसमें. जेनेटिक्स पार्ट ही अलग है. डन हो गया? हो गया. ओके, चलो, नाइस. तो अभी हम लोगों को पढ़ना है साइज, शेप एंड एक्सेट्रा. चलो, टेक अ ब्रेक. इट इज 11:50 नाउ. सब लोग ब्रेक मांग रहे हैं अभी. एग्जैक्टली एट 12 noon वी विल मीट. ओके, ब्रेक के बाद डाउट. ठीक है, टेक अ ब्रेक. चलो, ब्रेक हो गया है हमारा खत्म. ये इरेज नहीं होगा. Okay, so we are here talking about what? We are here talking about the size and shape of the cell. अभी ये भी इंफॉर्मेशन है, पूरा इंफॉर्मेशन है. हार्ड फैक्ट से आपको सिर्फ लिखते जाना है क्योंकि एमसीक्यूज में आता है कभी कभी, तो लिख के रखो. माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल having size as 0.3 micrometers or microns. Bacteria has a size of 3 to 5 microns. Largest cell is ostrich egg of an ostrich, which is 18 centimeters. Ostrich egg 18 centimeters उसका size होता है. That is considered as the largest cell. Okay, लिख के रखो फटाफट. अभी ये सिर्फ लिखना है आप लोगों का. हार्ड फैक्ट्स है. साइज एंड शेप. एवरी सेल विल हैव अ डिफरेंट साइज एंड अ डिफरेंट शेप. व्हाई? बिकॉज एवरी सेल्स फंक्शन इज डिफरेंट. So as per the function, according to the function, the size and shape of the cells will vary. Okay. Next, अभी एक पूरा देखो किस तरीके से अलग अलग टाइप के सेल्स हैं यहाँ पे, right? If you can see here, जैसे for example, typical plant cell has a size of 10 to 100 micrometers or microns. Hence, egg has 65 mm as a size. ये अलग अलग
ऑर्गेनेल्स उसके अंदर उसका साइज दिया हुआ है। ट्रिपैनोसोमा, प्रोटोजोन 25 माइक्रॉन्स, क्लैमिडोमोनास 5 to 6 माइक्रॉन्स, HIV 100 नैनोमीटर्स, poliovirus 30 nanometers. Then we have bacteriophage 225 nanometers, tobacco mosaic virus TMV 300 nanometers, Escherichia coli, it's a type of bacteria 1 to 5 microns. Neuron, cell body of the neuron is 70 microns. Human blood cell 7 to 8 microns. ठीक है? हाँ सर इसका एक चार्ट बनाए क्या? हाँ बना दो, और जितना अंडरलाइन किया है उतना ही लिखना है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए का साइज नहीं लिखा तो भी चलेगा। लिखो, तब तक मैं पानी लेके आता हूं अपने लिए। यू जस्ट राइट इट डाउन। फिनियस, नो No, sir. कौन सा लास्ट स्लाइड भाई? मधुरा रुक, अभी एक खत्म कर ले, उसके बाद लास्ट स्लाइड। सब लोग सो गए क्या? नो No, sir. No, sir. झोपू नका हा बाळांनो. सर ये यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल यूनिट है बेटा ये। अभी एग्जैक्ट नाम आप एक बार देख लो आपके एनसीईआरटी में। नैनोमीटर नहीं है, हेन्सेग, एमएम मिलीमीटर, हेन्सेग रे, कोंबडीचा अंड। नैनोमीटर रहेगा तो दिखेगा क्या तुमको? कंप्लीट सर। Yes, in neuron we are only talking about cell body, that is cyton, correct. cyton का साइज है, न्यूरॉन का लेंथ कैन बी 1 मिलीमीटर, 1 mm से लेके 1 मीटर तक भी हो सकता है, बहुत लंबा रहता है कुछ कुछ न्यूरॉन। अच्छा, किसी को लास्ट स्लाइड चाहिए था, सो आई विल जस्ट शो द लास्ट स्लाइड, ये वाला। आलोक,
and Madhura. Sir, I got disconnected. Can you show slides from cell size? ये देख cell size. Bushra. Finished? So what is cell debris? Cell debris is the remains of the cell. जो dead cells रहते हैं ना, उसका बचा हुआ जो part रहेगा, that's called as cell debris. Yes, sir. 18 centimeters. Ostrich egg. So mycoplasma mean? Mycoplasma is a type of fungus. ठीक है? Yes, sir. और ये चार्ट आप लोगों ने बना लिया है. सर, यूएम इस यूनिट को क्या बोलते हैं? यूएम मतलब क्या? अमन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या पूछ रहा है? सर वो वहां पे अभी 70 न्यूरॉन सेल बॉडी के नीचे अभी 70 अरे माइक्रोमीटर्स, ये ना, दिस इज माइक्रोन. यस सर ये साइन है ना, म्यू साइन बोलते हैं उसको, म्यू, MUE या हाँ MUE है शायद, वो हाँ, म्यू yes. बोलते हैं उसको, म्यू. एंड माइक्रोमीटर्स और माइक्रॉन्स. बोला यूएम क्या पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा. मुझे पहले लगा किसी का नाम है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब ये कुछ साइजेस है, आरबीसी का साइज, डब्ल्यूबीसी. अच्छा, ये साइजेस से ज्यादा शेप्स है. जैसे आरबीसी विल हैव अ डिफरेंट शेप, बाय कॉनकेव हम लोगों ने देखा था. WBCs will have amoeboid shape. Amoeboid इसके लिए because WBCs can change their shape, तो थोड़े से amoeboid shaped होते हैं. Columnar cells will have a shape like a column. Nerve cell will be in the form of thread-like structures. A trachea is in the form of a tubular structure. Mesophyll cells found in the लीव्स के अंदर आपको ये मेसोफिल सेल्स मिलते हैं, तो उसका एक शेप अलग होता है. दे ऑल हैव डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस बिकॉज देयर फंक्शंस आर डिफरेंट, क्योंकि इनके सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं. एंड एज पर देयर फंक्शन द साइज एंड द शेप इज मॉडिफाइड. ओके, जैसे आरबीसी का अगर आप साइज देखोगे तो इट इज लाइक 7 माइक्रोमीटर्स, या फिर नर्व सेल्स का जैसे कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट सेल, हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल. सारे सेल्स के अभी साइजेस की जरूरत नहीं है. सर वो चार्ट कैसे बनाना है? कुछ नहीं, नाम और साइज, नेम एंड साइज, इतना ही कर दो बुशरा. ठीक है. Then so the size and shape is going to be different because their functions are different, right? Now, if you see the comparison of the eukaryotic cell size and shapes, last slide ये था, कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं. These are the types of cells. Example लिख के आपने छोड़ दिया तो भी चलेगा. Okay, now if you see the comparison, a typical eukaryotic cell will have a 10 to 20 micrometers or microns as a size. Typical bacteria has 1 to 2 microns. There is one organism, PPLO, type of bacteria, pneumonia like organisms, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ये, about 0.1 microns. Viruses का size देखोगे तो it is 0.02 to 0.2 microns, इतना viruses का size होता है. So these are all the sizes of different organisms. Okay. यूकैरियोटिक का कंपैरिजन हुआ है बाकी के सेल्स के साथ, जिसमें से कुछ प्रोकैरियोट्स है, कुछ तो सेल है ही नहीं, जैसे वायरस. लिखा? ये स्लाइड में आपने कुछ नहीं, वो चार्ट में लिखा तो भी चलेगा, सेम चार्ट में लिखा तो भी चलेगा. टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल बैक्टीरिया, पीपीएलओ, वायरसेस, ऐसा. कौन सा लास्ट स्लाइड? ये इसमें कुछ है नहीं वैष्णवी.
हो गया वैष्णवी? वैष्णवी वैष्णवी सो गई. These pictures are given in the textbook. I think these pictures are given in your NCERT, right? बैक्टीरिया में वो शेप्स है दीपिका, बैसिलस, कोकाई, विब्रियो, ये सारे शेप्स है. ओके, these are the sizes, right? और ये यूकैरियोटिक की बात हो रही है ना, बैक्टीरिया आर जनरली प्रोकैरियोटिक. सो वी हैव अ डिफरेंस इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. दिस इज नोन टू यू. व्हाट इज द डिफरेंस? कैन एनीवन टेल मी? Differentiating features of eukaryotic and prokaryotic. बोलो फटाफट. Nucleus membrane is well defined. Very good. Nucleus is well organized and well defined with a well defined nucleus. Here the nucleus is not well organized. Correct? तो यहाँ पे ये nucleus को हम लोग क्या बोलते हैं? Where the nuclear matter is scattered in the cytoplasm, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? It is known as nucleoid. नहीं, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड. वेरी गुड अमन. इट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड because nuclear membrane is absent. Chromosomes here is going to be more than one, or and in case of prokaryote it's going to be single. Prokaryote में chromosome एक ही होता है, eukaryotic में it is more than one. Then next, the nuclear membrane in eukaryotic cells is present. Here it is absent. Nuclear membrane is absent. ये points आप लोगों को पता है, so I'm just running through this. ठीक है. Membrane bound organelles are present in the eukaryotic cells. In prokaryotic cells they are absent. ठीक है. True vacuole is present in the eukaryotic cell. True vacuole is absent in the prokaryotic cell. ठीक है. So this is the basic difference between what is eukaryotic and prokaryotic. Yes, prokaryotes are only unicellular and eukaryote can be both unicellular as well as multicellular. Can you give me example of unicellular eukaryote? Yeast. Okay. Amoeba. Very good. Amoeba. Correct. Amoeba, Paramecium. Euglena, Paramecium. Fantastic. Very nice. Very nice. So these are all unicellular eukaryotes. लेकिन prokaryote में सिर्फ एक ही आएगा, that is unicellular. Prokaryote में आपको multicellular form नहीं मिलेगा. Yes, correct दीपिका. Protozoans. ठीक है. चलो अभी थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोकैरियोटिक सेल, इट्स क्लासिफिकेशन एंड देन एग्जांपल्स. हाँ, यानी किंगडम एनिमलिया में भक्ति सारे मल्टी सेल्युलर है. सर लास्ट स्लाइड. बुशरा कौन सा रे बाबा? ये वाला. दिस वन. सर इसके पहले वाले पे दिखाओ ना. ये वाला. इसके भी पहले. दिस वन. क्रोमोसोम मोर देन वन इन यूकैरियोट, सिंगल इन प्रोकैरियोट. बायो सर. हाँ, अभी ये वाला. दिस इज डन. And this one is the last. ये आप लोगों को पता है ना, लेकिन आप लोग मन से भी लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. ओके, चलो थोड़ा सा अभी प्रोकैरियोटिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड द प्रोकैरियोटिक सेल्स फर्स्ट. उसके बाद हम लोग अच्छा प्रोकैरियोटिक का पूरा डिटेल्स है अभी हम लोगों को, क्योंकि 10th में आप लोगों ने सिर्फ प्रोकैरियोट क्या होता है वो डिफरेंस में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में, बट यू डिड नॉट स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल. सो प्रोकैरियोट्स का डिटेल्स हम लोगों को अभी पढ़ना है. प्रो का मतलब आता है प्रिमिटिव, कैरियन का मीनिंग आता है न्यूक्लियस. द सेल हैविंग प्रिमिटिव और नॉट सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. ठीक है. सो द सेल्स आर गोइंग टू बी स्मॉल, simple and considered as the primitive type of a cell. The nuclear matter, as I said, that the nucleus does not have the nuclear membrane, so nucleus is not defined. So the nuclear matter is always scattered in the cytoplasm.
right? Because it lacks the nuclear membrane. Because it does not have the nuclear membrane, therefore the nuclear matter is seen scattered in the cytoplasm. And as the nuclear matter is seen scattered in the cytoplasm, so that becomes the important characteristic of the prokaryotic cell. Why? Because that defines the cell. अच्छा, organelles भी नहीं होते हैं, and if at all, if any organelle is present, it will not be membrane bound. So basically, membrane bound organelles are also absent in prokaryotic cells. Okay. So what are the examples? जैसे for example, bacteria, cyanobacteria होते हैं, blue green algae जिसको हम लोग बोलते हैं, bacteria, cyanobacteria, mycoplasma. These are all the examples of the prokaryotes. कौन सा लास्ट स्लाइड चाहिए वैष्णवी? ये वाला. सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कशात स्कॅटर्ड असतं? सर अब आ रही है आवाज? यस सर. हाँ, लाइट गया इधर. सर सर हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड सॉरी न्यूक्लियर मॅटर कशात स्कॅटर्ड असतं? साइटोप्लाज्म. सपोज अगर ये सेल है, मैं ये डायग्राम निकाल रहा हूँ. अभी सपोज नॉर्मल सेल में क्या होता है? नॉर्मल सेल में वी विल हैव अ न्यूक्लियस लाइक दिस, और न्यूक्लियस के अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल रहेगा, राइट? यस सर. लेकिन ये सेल में ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है. सो दिस न्यूक्लियर में सॉरी Sir, your voice is lagging. मेरी आवाज आ रही है? Yes. हाँ, ठीक है. अभी मोबाइल नेटवर्क पे चल रहा है तो कॉल आया तो बंद हो जाता है. हाँ, वीडियो ऑफ कर देता हूँ. ओके. आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, so basically we have the examples of prokaryotes, bacteria, cyanobacteria called as blue-green algae, and mycoplasma. Okay, so these are the examples of the prokaryotic cells. Okay, लिख लिया? Yes, sir. So, Deepika, created circular DNA नहीं बोलते उसको. The DNA is in the circular form, Deepika. That's called as plasmid. So they have a DNA, circular DNA called as plasmid, and then separately chromosome. तो वो structures अलग होते हैं दीपिका. पढ़ेंगे हम लोग, बाद में आएगा ये सब रेफरेंस में. Okay. Now there are different forms of bacteria. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. If you remember, I think हम लोगों ने किंगडम क्लासिफिकेशन में ये पढ़ा है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल
क्लासिफिकेशन ऑन देयर शेप, कोकाय मतलब सिंगल एंड सर्कुलर, बराबर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोकाय बैक्टीरिया का, ओवल और स्फेरिकल इन शेप. देन वी हैव कोकाय आर सीन अंडर माइक्रोस्कोप लाइक दिस. कोकाय के बाद आता है सेकंड वन, दैट इज बैसिलाई, व्हिच इज सिंगल रॉड शेप्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं. सो दैट इज बैसिलस, करेक्ट. बैसिलस अंडर द माइक्रोस्कोप विल बी ऑब्जर्व्ड लाइक दिस. बैसिलस के बाद देन वी हैव द थर्ड वन, दैट इज विब्रियोस, मतलब विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड. वेरी गुड, सोफिया ने सब लिख दिया. सो दे अपीयर लाइक दिस, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया कैन बी सीन लाइक दिस. And then the last one is the spirilla, single is spirillum, that is spring, long twisted shape, like a spirally arranged. Okay, so spirilla under the microscope can be seen something like this. So these are the types of bacteria based on the shape. कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला आता है कोकाय, उसके बाद आता है विब्रियो और रादर बैसिलस, दैट इज रॉड शेप्ड. उसके बाद आएगा विब्रियो कॉमा शेप्ड, और उसके बाद आएगा स्पाइरिला, दैट इज स्प्रिंग शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड. ये कोकाय का है स्लाइड संजीवनी, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा. सो जस्ट राइट डाउन द नेम्स, कोकाय, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरिला. ठीक है, so this is the classification based on the shapes, right? And then we have the cyanobacteria, which is nothing but blue green algae. Why blue green? Because they have a photosynthetic pigment, so they are considered as the photosynthetic prokaryotes. So again two types based on their structure. कौन कौन सा? सबसे पहला आता है filamentous, क्योंकि ऐसे फिलामेंट की तरह, थ्रेड की तरह दिखेगा. एंड सेकंड वन इज नॉन फिलामेंटस, तो इस तरीके से दिखेगा. So these are the two types which are based on their structure. Cyanobacteria के दो type. Okay, so filamentous cyanobacteria and non-filamentous cyanobacteria. ठीक है? So these are the types of cyanobacteria based on their structure. ठीक है? चलो, we will stop here now. क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है और ये थोड़ा सा लैग भी हो रहा है. सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर. शाम को मिलते हैं फिर से 4 बजे. सब लोगों को आना है 4 बजे. हाँ, Yes, sir. Yes. हाँ, चलो बाय. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Have a बाय nice बाय. day. Bye, sir. हॅलो, बोलो. ते तुम्ही सांगत होते, मी विचारलं होतं बघा, ते जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्स्ड इन. सायटोप्लाझम. हा, पण त्याचं तुम्ही ते एक्सप्लेनेशन देत होते, ते तेच lag होतं होऊन ना, जातं. जेनेटिक मटेरियल इज scattered in the cytoplasm, therefore it is called as nucleoid. कळलं? ओके सर. हाँ, चलो बाय बाय. बाय सर. बाय बाय बाय. Bye, sir. बॉय. Bye, sir. ओके बाय.